कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत हमने यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलास्टिसिटी। आज हम लोग उसमें चालू करेंगे अंकित प्रश्न न्यूमेरिकल, जो भी एनसीईआरटी बेस दिए हुए हैं। मैं एनसीईआरटी बुक से हम लोग क्या चालू करेंगे, आज न्यूमेरिकल को चालू करते हैं। ठीक है, ये अपनी एनसीईआरटी बुक है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि एक 4.7 मीटर लंबे व 3.0 × 10⁻। आप लोग सबके पास एनसीईआरटी बुक होगी, इसे सवाल लगाइए। तो इस एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे। सबसे पहला है कि 4.7 मीटर लंबे व मैंने लिख दिया है 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तार। कह रहा दो तार हैं आपके पास, कौन कौन से तार हैं? तो कह रहा है एक आपका तार जो है वो कापर का है, मतलब किसका है, कापर का, और एक स्टील का है। तो तांबे के तार है ना, 4.7 मीटर लंबे, एक ये तार हो गया, हाँ, के स्टील है ना, अंदर तार। ये वाला जो पहला तार है ये स्टील का है, छूट गया है, लिख लेना। ये किसका तार है? स्टील के लंबे तार। और दूसरा ये तांबा का तार। कह रहा है एक ये तार था, कह रहा है इस तार की लंबाई 4.7 मीटर थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये A1। हम लंबाई को L1 से दिखा दें और ये A1 से। इसके बाद दूसरा तार, ये किसका तार है? ये तांबे का है। पहला स्टील का है और दूसरा किसका है? तांबे का। तो कह रहा जो दूसरे तार की लंबाई है वो L2 है, और L2 तुम्हारी कितनी है? L2 तुम्हारी दी गई है 3.5 मीटर। L1 कितना दिया गया है? 4.7 मीटर। फिर आप देखेंगे इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 3.0 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। और इसका A2 कितना दिया गया है? तो आप ये देखेंगे कितना दिया गया है, 4.0 × 10⁻⁵, 4.0 × 10⁻⁵। कह रहा है कि अब इन पर समान परिमाण के भारों, अर्थात जो वेट जितना इस पे लटकाएंगे उतना ही वेट इस पे लटका दिया जाएगा। फिर आपको पता है वेट लटकाने का मतलब ही होता है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? प्रतिबल लगा रहे हैं। जितना आप प्रतिबल लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, उतनी इसमें प्रतिबल के कारण इसमें विकृति आएगी, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन होगा। अच्छा, हम क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमको पता है जितना वेट नीचे लगाएंगे अंदर उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, तो सेम होता है। और चूंकि जब बढ़ के जितनी पोजीशन पे आ जाएगा उसमें वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है, साम्य पोजीशन पे, तो जितना नीचे लग रहा होता है उतना ही अंदर जनरेट हो चुका होता है जब तार बढ़ के अपनी एक पोजीशन पे खिंच जाए। तो इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर, कि जितना नीचे का F है उतने ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि ये कितना वेट लगाया गया है? कह रहा दोनों में जितना वेट नीचे की ओर लगाया गया है उतने ऊपर की ओर जनरेट होगा। तो ये हम ऊपर का F दोनों का मान लेते हैं, हमारा कितना है? समान है। तो अब इसके बाद कह रहा है कि दोनों तारों में क्या यंग प्रत्यास्थता गुणांकों का अनुपात। कह रहा है इसका गामा या इसका y इसका y, दोनों के y का जो है अनुपात निकालना है। आपको क्या निकालना है? y का अनुपात। क्योंकि ये स्टील है तो स्टील का पहला लेटर S है, तांबे को हम लोग अंग्रेजी में कापर लिखते हैं, तो कापर का पहला लेटर क्या हो जाएगा? कापर का पहला लेटर C, तो हम इसको क्या कह देंगे? YC। तो YS बराबर आपको पता है क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। और आप प्रतिबल वो सॉल्व करेंगे तो आपने पढ़ा था, क्या आता था फार्मूला? आपने पूरा निकाला था यंग मॉडुलस में, FL/A × ΔL, है ना। तो आपने क्या पढ़ा था? FL × A × ΔL। डेल्टा L बढ़ी हुई लंबाई, L पहले वाली लंबाई थी। तो हम चूंकि स्टील के निकाल रहे हैं तो इसके लिए L1 है और ये A1 है, और ये इसकी बढ़ी हुई लंबाई डेल्टा L1 हो गई। फिर Y कापर के लिए इक्वेशन 1 हो गया। ये इक्वेशन 2, F × चूंकि F दोनों समान है, ये इसके लिए A2 होगा और इसकी बढ़ी हुई लंबाई डेल्टा L2 होगी। हम क्या करेंगे, जब दोनों को डिवाइड कराएंगे, भाग करते हैं, तो ये कट जाएगा और क्या क्या कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। तो हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, L1/L2 आ जाएगा, बटे में भाग करोगे YS/YC इक्वल टू L1/L2 इंटू A2 ऊपर चला जाएगा तो A2 L1/A1, तो A1 नीचे ही रहेगा, ठीक है, और A2 चौथा वाला ऊपर पहुंच जाएगा। आपको पता है ना, ये चौथे पे तो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये A1 है, तो A2/A1 हो गया।
अपान डेल्टा L1 नीचे ही रहेगा और डेल्टा L2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यही इनके अनुपात को निकालना है। जितनी भी वैल्यू रखी हैं सारी रख दो और अनुपात अपने आप निकल के चला आएगा। लेकिन देखो L1 L2 दिया गया है, A2 A1 दिया गया है, लेकिन समस्या कहाँ पे आती है, समस्या ये आती है कि हम लोग डेल्टा L2 और डेल्टा L1 नहीं पता है, तो ये निकालना है डेल्टा L2 और डेल्टा L1। तो ये कैसे निकाला जाए, डेल्टा L2 और डेल्टा L1, तो इसको निकालने के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ना चालू करते हैं कि हाँ लटकाने पर उनकी लंबाइयों में, अच्छा हाँ देखो कैसे निकाला जाए, तो उनकी लंबाइयों में वृद्धि कैसी होती, समान, अर्थात डेल्टा, चूंकि डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2, क्योंकि लंबाइयों में वृद्धि कैसी, समान, तो हम इसकी है डेल्टा L2 की डेल्टा L1 ही रख दें तो दोनों कट जाएंगे। ठीक, तो अब केवल यही वैल्यू रखनी है और ये वैल्यू रखोगे और आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो YS अपान YC, तो ये कितना हो जाएगा, L1 की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 4.7, L2 की वैल्यू कितनी है, L2 की वैल्यू आपको दी गई 3.5 इंटू A2 4.0 इंटू 10 टू द पावर -5 और L1 कितना है 3.0 इंटू 10 टू द पावर -5, ये कट जाएगा। और क्या क्या कटेगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, ये कट ही जाएगा 4/3। तो हम क्या देखते हैं कि मल्टीप्लाई कराया जाए तो 35 या 105 हो जाएगा और 4 सत्ते 28, 4 चौको 16, तो 18। अब आप इसको जब डिवाइड कराएंगे तो आप डिवाइड करा के आंसर निकाल लीजिए कितना आएगा। तो जब डिवाइड कराएंगे तो समथिंग आंसर आपका 1.8 आएगा जो साल दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि YS अपान YC यही अनुपात है। हमारा अगला सवाल है कि दिए गए पदार्थ का प्रतिबल विकृति वक्र दिया गया है जिसमें आपको निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये कोई एक पदार्थ, कोई पदार्थ था, उसका प्रतिबल और विकृति का वक्र बनाया गया। प्रतिबल विकृति और कैसे बनाया था, हमने कहा जित वेट बढ़ाते जाते हैं स्ट्रेन बढ़ता जाता है, अर्थात प्रतिबल को बढ़ाते हैं उसमें विकृति आती जाती है और दोनों को नोट करते जाते हैं और फिर उसको जो है ज्यामितीय ग्राफ बनाते हैं। वो इस प्रकार बन के तैयार हुआ कि पहले 0 था प्रतिबल, विकृति 0, प्रतिबल को 50 किया, विकृति इतनी, इसको और बढ़ाते गए, इस प्रकार है ना। और जो प्रतिबल है वो 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। प्रतिबल किसमें है, जो ये प्रतिबल है स्ट्रेस लगाया गया वो किसमें, 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मतलब 50 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर, 100 × 10⁶, मतलब इतना इतना वेट लटकाते गए तो उसमें स्ट्रेन ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, बहुत कम कम स्ट्रेन आया है। तो जब कम कम आता है इसलिए ढाल क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा स्ट्रेस वाली इलास्टिक वस्तु होती है उसमें ढाल उतनी ज़्यादा होती है। हम क्या देखते हैं कि फिर इसमें क्या, पहले 50 लगाया, 150 लगाया, हम देखते हैं कि 150 पे ये पॉइंट मिल रहा है कि जब 150 का लगा रहे हैं तो इस जो विकृति आती है वो 0.02 की है। नीचे क्या है, ये विकृति है, ये क्या है, विकृति। विकृति किसमें दिया गया होगा, मीटर में दिया गया होगा। विकृति किसमें है, मीटर में। तो अब यहाँ तक कि हमको बात तो समझ में आ गई कि ये ऐसा हुआ होगा। तो हम कहते हैं कि हमको निकालना है क्या, कि पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या, यही तो है, ये ढाल को ही दिखाता है। तो हम ढाल में देखते हैं ये कितना है, तो देखते हैं कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना हो जाएगा। स्ट्रेस अपान स्ट्रेन करके अगर हम लोग निकाल लें तो ये स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0.02। या ऐसे भी कह सकते थे यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होगा, दिया गया है ढाल, तो ढाल में जब अनुपात निकालोगे, ढाल का रेशियो लोगे तो 150 और ये कितना स्ट्रेन कितना है, 0.02। ठीक है, तो अब चूंकि ये 150 किसमें दिया गया है, इसमें 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2 0 और बढ़ जाएंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा 15, 2 0 और इंटू 10 टू द पावर 6, इसको काटेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 75 00। तो हम कह सकते थे 7.5 और 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 है ना। तो इतना आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर 10 है, 0 बढ़ाए, 2 0 बढ़ाएंगे तो 150, 2 0 बढ़ाया हमने, 6 थे, काटा 75 आया, 2 0 हो गए, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना। ठीक तो है। अच्छा, ये देखो यहाँ विकृति में 0.02 लिखा हुआ है, तो आप ये रखेंगे
तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ेगा, एक जीरो और बढ़ेगा तो ये पावर और बढ़ जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 10 की घात 10, इतना, ठीक है। और जो भी मात्रक है वो लिख लेंगे, वो दाब वाला मात्रक ये लगता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यंग मॉडुलस का हो गया। अब इसके बाद अगला कह रहा है कि सन्निकट पराभव सामर्थ्य क्या होगा, निकालना। सन्निकट पराभव सामर्थ्य का मतलब ये होता है कि वह वस्तु की अधिकतम सीमा जहाँ के बाद अगर हम वस्तु पे और स्ट्रेस लगा दें, प्रतिबल लगा दें, तो वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम ये यहाँ के बाद अगर हम और स्ट्रेस लगाएं तो ये टूट के सीधे नीचे क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा ना, ये देखो, और एक समय आएगा क्यों टूट जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आता है, तो अधिकतम सामर्थ्य यही तक कि वो स्ट्रेस सह सकता है, तो कितना है 300 है, और स्ट्रेन कितना आ रहा है 0.004 आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा, इसका अधिकतम सामर्थ्य कितना है, तो आप सामर्थ्य की बात करेंगे तो 300 ना, तो अधिकतम सामर्थ्य की जब बात किया तो कितना 300 ना, गुणे 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, इतने वो स्ट्रेस को सह सकता है, ठीक है। तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके बाद अगला लगा लेते हैं, ये इसको सही कर लीजिएगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप आसानी से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर अगले प्रश्न को लिखना चालू करेंगे। अगला अच्छा, मैं ऐसे ही पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग खुद ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आपको ग्राफ नजर आ रहा होगा। दिया गया है कि दो पदार्थों ए तथा बी के लिए प्रतिबल विकृति चित्र में दर्शाए गए हैं। तो कह रहा है कि इन ग्राफों को एक ही पैमाना मानकर खींचा गया है। किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है, दोनों पदार्थों में से कौन अधिक मजबूत है। तो किसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, तो ये आप याद रखिएगा, जिसका ढाल से अधिक होगा। जो भी ग्राफ, अगर कौन सा पदार्थ पूछ रहा है, दोनों पदार्थों में कौन मजबूत है, पहले हम इसकी बात करें तो कौन मजबूत होगा, तो जिसकी प्रत्यास्थता की सीमा ज़्यादा होगी। प्रत्यास्थता की सीमा की बात करने का मतलब ये है कि इलास्टिसिटी किसमें ज़्यादा है, कौन खींचा हमने फिर अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाए। या इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हो कि किसको स्ट्रेस लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, तो वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, तो और उसका ढाल ज़्यादा आएगा। तो हम देखते हैं कि ए का ढाल ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा कि ए पदार्थ जो है बी से अधिक मजबूत होगा, और ये बिना टूटे अधिक वेट को सह सकेगा, क्योंकि इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, ढाल ज़्यादा आएगा। फिर आप चूंकि इसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा है, इसलिए इसका यंग मॉडुलस भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ढाल से हम लोग पता कर सकते हैं, जिसका ढाल ज़्यादा है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी ज़्यादा होगा। फिर एक आपके पास अगला प्रश्न भी दिख रहा होगा कि निम्नलिखित दो कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण सहित बताइए कि सत्य है कि असत्य। इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक अधिक है। नहीं, इस्पात का यंग गुणांक जो है ज़्यादा, इस्पात की अपेक्षा रबड़ का यंग गुणांक कम होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे, यंग गुणांक कहने का मतलब ये होता है कि अगर विकृति उत्पन्न करने के लिए रबड़ पे आपको कम ताकत लगाए, इतनी ताकत लगाया वो इतना खींच गया, लेकिन इस्पात को इतना भी खींचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पता है इसमें किसमें ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, प्रतिबल किसमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इस्पात में, इसलिए इस्पात में ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसलिए इस्पात का यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसीलिए इस्पात क्या होगा, ज़्यादा इलास्टिक होगा देन रबड़, मतलब वो रबड़ से ज़्यादा इलास्टिक होगा, ठीक, प्रत्यास्थ होगा। ठीक है। किसी कुंडली को तनन उसके अपरूपण गुणांक से कैसे निर्धारित होता है, तो याद रखिएगा, क्योंकि हम अगर कुंडली को खींचते हैं कुंडली नुमा, तो ना तो उसका आयतन बदलता है, ना तो उसकी कोई लंबाई में परिवर्तन आता है, केवल उसका शेयरिंग स्ट्रेस बदलता है, केवल आकार बदलता है, ठीक है। इसलिए वो किससे निर्धारित होता है, अपरूपण गुणांक से निर्धारित होता है, क्योंकि अपरूपण गुणांक शेयरिंग मॉडुलस हमने बताया था, तो आपको याद आया होगा कि वो कब निकालते थे, जब वो किसी कोण पे मोड़ दिया जाए, जब उसका वॉल्यूम ना बदले, उसकी लंबाई ना बदले। हमने जैसे कागज को दबाया, ये ऐसे मुड़ गया, तो ना तो इसकी लंबाई बदली, ना तो इसका आयतन बदला, लेकिन इसमें अंतर आ गया, तो हम इस किससे निकालते थे, अपरूपण गुणांक से, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया होगा, शेयरिंग स्ट्रेस। तो यहाँ तक कि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछिएगा। फिर आज की क्लास को, छोटी सी क्लास है आज की, हम लोग यही आप करते हैं। बाकी न्यूमेरिकल में अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग पूछते रहिए,
या कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, लगवाने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं।